हम आपका परिचय भारत में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड के साथ करवाएंगे। आज हम सबसे पहले भारत में हत्या करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पुलिस को 21 साल के एक लड़के का शव मिला जिसके 8 टुकड़े कर दिए गए थे। और हाल ही में मुंबई में भी मनोज साने नाम के एक आदमी ने अपनी लिव इन पार्टनर के शव के कई टुकड़े करके उन्हें प्रेशर कुकर में डालकर उबाल दिया था। तो इसलिए आज हम टुकड़े टुकड़े करने वाले इसी आपराधिक ट्रेंड का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण कर रहे हैं और आज आपको यह बताएंगे कि ऐसी आपराधिक घटनाओं के पीछे आखिर क्या मानसिकता हो सकती है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे देश में पिछले कुछ समय से ये घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं कि पहले हत्या होती है और हत्या के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। शुरुआत में जब ऐसा हुआ था तो पूरा देश हैरान हो गया था, सबको लगता था ये क्या हो रहा है, लेकिन अब ये खबरें हमें हैरान भी नहीं करती, ये खबरें हमें डराती भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में बताते हैं जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की है, जहां 9 जून को पुलिस को एक लाश मिली जिसके 8 टुकड़े कर दिए गए थे। पुलिस के मुताबिक यह लाश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ही रहने वाले एक मनोहर नाम के लड़के की है जो 21 साल का था और 6 जून से लापता था। तो सोचिए, मनोहर नाम का लड़का 21 साल का लापता था। यह लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और इस लड़की का परिवार इस रिश्ते से बहुत नाराज था और लड़की के भाई ने मनोहर को जान से मारने की धमकी दी थी। और इसीलिए पुलिस को ऐसा शक है कि इसी रिलेशनशिप की वजह से इस मुस्लिम लड़की के परिवार ने इस लड़के की हत्या कर दी और उसकी लाश के 8 टुकड़े करके उन्हें एक बोरे में बंद करके एक नाले में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें लड़की का भाई शब्बीर, उसके चाचा और चाची जिनका नाम है मुसाफिर हुसैन और फरीदा, ये शामिल है। ये 3 आरोपी है। इस घटना को बहुत सारे लोग धर्म के चश्मे से जरूर देख रहे हैं, पूरे देश में इसकी चर्चा है, लेकिन धर्म के एंगल से इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम यहां धर्म की बात नहीं करना चाहते। आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हमारे देश में एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जिनमें आरोपी हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर या तो इन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाल दिया जाता है या फिर इन टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया जाता है, किसी नाले में फेंक दिया जाता है। और ईमानदारी से आप आज पहले इस बात का जवाब सोचिएगा कि आज जब मैंने आपको ये घटना बताई तो आपको कितनी हैरानी हुई, आपको कितना डर लगा, आप कितना असहज हुए ये खबर सुनकर। आप में से बहुत सारे लोगों को तो अब ऐसी खबरें सुनने की आदत पड़ चुकी होगी। अब आपको ये खबरें हैरान नहीं करती, आपको ये खबरें असहज नहीं करती और अब आपने मान लिया है कि इस तरह की हत्याएं और फिर टुकड़े करना एक नॉर्मल सी बात है, ये तो होता ही रहता है भारत में। और इससे पहले कि आपको ये खबरें परेशान करना बंद कर दे, इससे पहले कि आप ये मान लें कि इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो भारत में अब होने ही लगा है, भारत में होता रहता है, इसमें नया क्या है। भारत में पिछले लगभग 1 साल में 13 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति की हत्या के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और इन सभी हत्याओं का पैटर्न और लाश को ठिकाने लगाने का तरीका लगभग एक जैसा था। उस टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में आपको बताएंगे जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। और आज हम भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी को एक आईना दिखाना चाहते हैं। जैक डॉर्सी ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर पर किसानों का समर्थन करने वाले उन तमाम ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने का दबाव डाला था और ऐसा नहीं करने पर ट्विटर पर भारत में बैन लगाने की धमकी दी थी। ये बातें जैक डॉर्सी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कही हैं। पहले आप उनके इंटरव्यू का यह अंश देखिए और इसके बाद आपको बताएंगे हम कि अभिव्यक्ति की आजादी को एक प्रोडक्ट के रूप में बेचने वाले जैक डॉर्सी भारत के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो जैक डॉर्सी कह रहे हैं कि भारत सरकार ने धमकी दी थी ट्विटर को कि अगर आपने उन ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया तो हम भारत से ट्विटर को बंद कर देंगे। अब हम आपको जैक डॉर्सी के इस बयान का पूरा ब्लैक और व्हाइट बताएंगे। इसका पूरा ब्लैक एंड व्हाइट देखिए।
ट्विटर अमेरिका की एक बहुत बड़ी सोशल नेटवर्क कंपनी है, सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी और उस समय इस कंपनी के संस्थापक जैक डॉर्सी ही थे। वो इसके को फाउंडर भी रहे हैं और सीईओ भी रहे हैं। 46 साल के जैक डॉर्सी अलग अलग समय अवधि में 2 बार ट्विटर के सीईओ रह चुके हैं। पहली बार वो वर्ष 2006 से 2008 के बीच ट्विटर के सीईओ रहे और दूसरी बार 2015 से नवंबर 2021 के बीच ट्विटर के सीईओ रहे। और यह वही समय है, दूसरी बार, जब भारत में किसानों का आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन 26 नवंबर 2020 से 29 नवंबर 2021 तक चला और संयोग की बात है कि 29 नवंबर 2021 को ही जैक डॉर्सी भी ट्विटर के सीईओ पद की जिम्मेदारी से मुक्त हुए थे। उसी समय यह बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि जब भारत में किसान आंदोलन हुआ तब ट्विटर का रिमोट कंट्रोल जैक डॉर्सी के पास ही था, वही सीईओ थे। जैक डॉर्सी का आरोप है कि इस आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने उनकी कंपनी पर किसान नेताओं और कुछ पत्रकारों के ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के लिए दबाव बनाया, जबकि हकीकत में यह कहानी बिल्कुल अलग है। दूसरी कहानी का पक्ष भी आज आप सुन लीजिए। जैक डॉर्सी की यह बात तो सही है कि भारत सरकार ने ट्विटर से कुछ अकाउंट्स को बंद करने के लिए कहा था। यह बिल्कुल सही बात है, भारत सरकार ने ऐसा कहा था, ट्विटर ने ऐसा किया भी था, लेकिन उन्होंने इसके पीछे का पूरा सच दुनिया को नहीं बताया। यह अर्ध सत्य है, यह आधा सच है। किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से ट्विटर को 1178 अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था, लेकिन भारत सरकार इन अकाउंट्स को इसलिए ब्लॉक नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि वो अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ थी, बल्कि सरकार इन अकाउंट्स को इसलिए ब्लॉक करवाना चाहती थी क्योंकि उसे देश की और देश में बिगड़ते माहौल की चिंता थी। किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने पहली बार 4 फरवरी 2021 को ट्विटर को एक लिस्ट भेजी और उससे 1178 अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा। यह लिस्ट 4 फरवरी 2021 को इसलिए भेजी गई क्योंकि इससे 9 दिन पहले ही, आप याद कर लीजिए, 9 दिन पहले 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर हिंसा हुई थी, जब ये सारे किसान आंदोलनकारी बेकाबू हो गए थे और लाल किले पर चढ़ गए थे। और इस हिंसा में सैकड़ों लोगों ने लाल किले पर तोड़फोड़ करने के बाद वहां की प्राचीर से एक धार्मिक झंडा फहराया था। इस हिंसा के दौरान ट्विटर पर बहुत सारे अकाउंट्स ये फेक न्यूज फैला रहे थे कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में एक आंदोलनकारी किसान मारा गया है। बहुत सारे अकाउंट्स ने यह फेक न्यूज फैलाई, जबकि हकीकत यह थी कि इस किसान की मौत एक हादसे की वजह से हुई थी, एक एक्सीडेंट की वजह से, और इससे पुलिस या सरकार का कोई लेना देना नहीं था और यह पुलिस की गोली से नहीं मरा था। लेकिन ट्विटर पर कुछ अकाउंट्स से यह फेक न्यूज फैलाई गई और इनमें कुछ अकाउंट्स यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वाले लोगों के भी थे, यानी कुछ यूट्यूबर्स भी यह फेक न्यूज फैला रहे थे। कायदे से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए इन फेक न्यूज को किसान आंदोलन के दौरान न रोक पाने के लिए जैक डॉर्सी और ट्विटर को खुद से खेद प्रकट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस पूरे मामले को अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया। और ट्विटर ने तब कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के ही खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। इसमें भारत सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसके तहत सरकार उन अकाउंट्स को ब्लॉक करवाना चाहती थी जो किसान आंदोलन के दौरान पाकिस्तान या दूसरे देशों से ऑपरेट हो रहे थे, या जिन अकाउंट से फेक न्यूज और भारत के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी। उस समय ट्विटर की इस याचिका पर भारत सरकार ने भी कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया जिसमें 3 बड़ी बातों का जिक्र था। यह बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि जैक डॉर्सी ने अपने इंटरव्यू में जो बात आज कही है, यह ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई खुलासा किया है, यह ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार कोई ऐसी बात कही है, यह सच्चाई है। और सच्चाई क्या है वो आपके सामने आज पता चल जाएगी, क्योंकि भारत सरकार भी यही कह रही है। एफिडेविट में क्या लिखा था देखिए। पहली बात, ट्विटर फेक न्यूज को रोकने की अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी को मुद्दा बना रहा है। दूसरा, ट्विटर और भारत सरकार के बीच 50 से ज्यादा बैठक हुई, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर ने ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जो भारत के बारे में नफरत फैला रहे थे। और तीसरा पॉइंट, ट्विटर ने इस पूरे मामले में ऐसे व्यवहार किया जैसे वो भारत की सरकार से और भारत के कानून से भी ऊपर है, और ना ही उसमें कोई मसाला होता है। भारत ने महंगाई के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये रिकॉर्ड
महंगाई बढ़ने का नहीं, बल्कि महंगाई कम होने का है। अब आप हैरान हो गए होंगे, क्योंकि आप तो लगातार ये सुनते हैं कि भारत में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। भारत में जो नए आंकड़े आए हैं, भारत में रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर मई के महीने में 4.25% रिकॉर्ड हुई है। और पिछले 2 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ जब महंगाई का यह स्तर सबसे कम रहा है। इससे पहले अप्रैल 2021 में महंगाई दर 4.23% थी, लेकिन अब मई 2023 में यह महंगाई दर 4.25% है और भारत उन देशों की सूची में आ गया है जहां पूरी दुनिया में सबसे कम महंगाई है। और बड़ी बात यह है कि भारत में खुदरा महंगाई दर लगातार कम हो रही है। भारत के लोग जिन कीमतों पर बाजार से उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं, उन कीमतों में होने वाले बदलाव को रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई कहते हैं, जो अप्रैल 2022 में 7.79% थी, लेकिन अब आज जब मैं आपको यह खबर दे रहा हूं तब यह 4.25% हो गई, यानी कम हो रही है। इसके अलावा भारत में फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य महंगाई यानी खाने पीने की चीजों के महंगाई दर अब 2.91% हो गई है। और यह भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में यही महंगाई दर 10% से भी ज्यादा है, जो हमारे देश में 2.9% है। जहां भारत में यह खाद्य महंगाई दर 2.91% है, वहीं पाकिस्तान में यही महंगाई दर 48% के आसपास है। श्रीलंका में 21.5% है, बांग्लादेश में 9.24% है, अमेरिका में 7.7%, ब्रिटेन में 19%, जर्मनी में लगभग 17%, फ्रांस में लगभग 15%, ऑस्ट्रेलिया में 8%, जापान में 8.5%, वेनेजुएला में 471%, लेबनान में 350% और अर्जेंटीना में 115% है। पूरी दुनिया में खाद्य महंगाई दर आप देख लीजिए किस किस देश में क्या चल रही है। और इस पूरी दुनिया के नक्शे में सिर्फ भारत है जहां पर 2.9% खाद्य महंगाई दर है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे कम है। दुनिया के लगभग सब बड़े देशों में महंगाई दर भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और अगर चीन की बात करें तो चीन का ऐसा दावा है कि उसके यहां खाद्य महंगाई दर सिर्फ 1% है, यानी यह अकेला देश है जहां भारत से कम महंगाई है। लेकिन चीन द्वारा जारी किए इन आंकड़ों को दुनिया सही नहीं मानती, क्योंकि चीन में खाने पीने की चीजें महंगी भी हुई हैं और चीन के अंदर क्या चल रहा है, उनके आंकड़े कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। इसलिए पूरी दुनिया में चीन के आंकड़ों को सही नहीं माना जाता। लेकिन बाकी तमाम पड़ोसी देशों और बड़े बड़े पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में महंगाई आज ना के बराबर है।